आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलट रहे हैं जहां से भारत के पहले विशाल साम्राज्य की कहानी शुरू होती है, मौर्य वंश। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें बिहार की धरती से उठे इस साम्राज्य की बुलंदियों की दास्तान सुनाते हैं। हम्म। लेकिन आज हम सिर्फ तारीखें और नाम नहीं दोहराएंगे। हम्म। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक साम्राज्य जिसकी नींव चाणक्य की क्रूर और व्यवहारिक राजनीति पर रखी गई थी, वो कैसे अपने शिखर पर पहुंचकर अशोक की शांति और करुणा की नीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन रहा। और ये सवाल बहुत जरूरी है, हाँ। क्योंकि ये सिर्फ एक राजवंश के बदलने की कहानी नहीं है। ये सत्ता की परिभाषा के बदलने की कहानी है। अच्छा। मौर्य वंश ने पहली बार मतलब लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक शासन के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, आज का पटना, वो सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र नहीं थी, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक ऐसा चौराहा थी जहां की हलचल यूनान तक सुनाई देती थी। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी दो दमदार किरदारों से होती है। बिल्कुल। एक तरफ थे आचार्य चाणक्य अपनी जबरदस्त कूटनीति और तेज दिमाग के साथ, और दूसरी तरफ उनके काबिल शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। दोनों ने मिलकर नंद वंश के, कह सकते हैं, घमंडी शासक धनानंद को हराया और 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। कहते हैं चाणक्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र तो मानो उस समय के लिए शासन चलाने की एक पूरी गाइड बुक थी। गाइड बुक शब्द बिल्कुल सही है, पर यह कोई आसान गाइड बुक नहीं थी। हाँ। अर्थशास्त्र राज्य चलाने की एक बहुत ही व्यवहारिक और कुछ हद तक कठोर संहिता है। कठोर किस लिहाज से? देखिए, इसमें टैक्स कैसे वसूलना है, एक मजबूत जासूसी तंत्र कैसे बनाना है, सेना को कैसे संगठित करना है और दुश्मन से कैसे निपटना है, सब कुछ, मतलब सब कुछ बहुत विस्तार से बताया गया है। ये दिखाता है कि साम्राज्य की नींव सिर्फ बहादुरी पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी, लगभग मशीनी व्यवस्था पर रखी गई थी। और यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का सामना होता है सेल्यूकस निकेटर से, जो कभी सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। हाँ, युद्ध हुआ और उसके बाद एक संधि हुई। लेकिन एक मिनट, ये संधि थोड़ी अजीब नहीं लगती? कैसे? स्रोत बताते हैं कि चंद्रगुप्त ने युद्ध जीता, लेकिन फिर भी सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। ये तो हारने वाले को तोहफा देने जैसा हुआ। इसके पीछे क्या रणनीति थी? ये एक शानदार सवाल है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन असल में ये चंद्रगुप्त की दूरदर्शिता का सबूत है। अच्छा। उन 500 हाथियों की कीमत उस विशाल जमीन के सामने कुछ भी नहीं थी जो चंद्रगुप्त को मिली, आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा। ओहो। इससे साम्राज्य की सीमाएं सुरक्षित हो गईं, और वो हाथी, वो सेल्यूकस के लिए पश्चिम में अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए बहुत जरूरी थे। तो चंद्रगुप्त ने सिर्फ जमीन नहीं जीती? नहीं, उन्होंने पश्चिम में एक ऐसा पड़ोसी बना लिया जो उनका एहसानमंद था और भविष्य में उनके लिए खतरा नहीं बनता। वाह, मतलब एक तीर से दो निशाने हैं। बिल्कुल, ये शुद्ध अर्थशास्त्र वाली कूटनीति थी। और इसी संधि के तहत यूनानी राजदूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आए। जी, और उन्होंने इंडिका नाम की किताब लिखी। तो हमारे पास अब दो तस्वीरें हैं। एक तरफ चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो एक बहुत ही व्यावहारिक और शायद थोड़ी शक्की नजर से शासन को देखता है, जासूस, टैक्स, नियम। और दूसरी तरफ मेगास्थनीज की इंडिका, जो पाटलिपुत्र के वैभव से चकाचौंध है। क्या इसका मतलब ये है कि साम्राज्य बाहर से जितना शानदार दिखता था, अंदर से उतना ही सख्त और नियंत्रित था? ये एक बेहतरीन नुक्ता है। असल में सच शायद इन दोनों के बीच में है। देखिए, किसी भी विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए अर्थशास्त्र जैसी कठोर नीतियों की जरूरत होती है। हाँ, वो तो है। लेकिन उसकी महानता और वैश्विक पहचान इंडिका में बताए गए वैभव से ही बनती है। ये दो अलग अलग पहलू नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा और बाहरी दुनिया के लिए एक भव्य चेहरा। लेकिन ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। एक व्यक्ति जो इतने बड़े साम्राज्य का मालिक है, जिसके पास सब कुछ है, वो अपने अंतिम दिनों में सब कुछ छोड़कर जैन धर्म अपना लेता है। हाँ, आचार्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। एक सम्राट का भिक्षु बन जाना, ये सत्ता से मोहभंग था या कुछ और? ये भारतीय दर्शन की उस गहराई को दिखाता है जहां भौतिक शक्ति से ज्यादा आध्यात्मिक शांति को महत्व दिया जाता है। एक सम्राट का अपनी मर्जी से सिंहासन त्याग कर संथारा, मतलब मृत्यु तक उपवास का पालन करना,
ये दिखाता है कि सत्ता उनके लिए अंतिम लक्ष्य नहीं थी। ये एक असाधारण कदम था जो चंद्रगुप्त के किरदार को और भी जटिल और महान बनाता है। तो चंद्रगुप्त ने सत्ता के शिखर से वैराग्य तक का सफर तय किया, लेकिन इतना विशाल साम्राज्य वो किसके भरोसे छोड़ गए? यही कहानी में आते हैं उनके बेटे बिंदुसार। चंद्रगुप्त और अशोक जैसे दो महान शासकों के बीच में बिंदुसार को अक्सर भुला दिया जाता है। हाँ, ये होता है। लेकिन 25 साल से ज्यादा का उनका शासनकाल सिर्फ एक पड़ाव तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। बिंदुसार का सबसे बड़ा योगदान था अपने पिता से मिले विशाल साम्राज्य को न केवल संभाल कर रखना, बल्कि उसे दक्षिण की ओर बढ़ाना भी। अच्छा, उन्होंने विस्तार भी किया? हाँ, उन्हें अमित्रघात की उपाधि मिली, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। ये बताता है कि उन्होंने साम्राज्य के खिलाफ उठने वाले विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबाया और स्थिरता बनाए रखी। उनका काम शायद ग्लैमरस नहीं था, लेकिन बेहद जरूरी था। उन्होंने एक मजबूत नींव को और मजबूत किया। और उनके विदेशी संबंध भी कायम रहे। स्रोत बताते हैं कि यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम से उनके अच्छे रिश्ते थे। हाँ, और ये केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं था। मौर्य साम्राज्य को अपनी विशाल सेना के लिए अच्छे घोड़ों, उनके लिए मध्य एशिया और विलासिता के सामान के लिए पश्चिमी दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता था। तो ये एक जरूरत थी। जी, ये राजनयिक संबंध उनकी अर्थव्यवस्था और सेना के लिए जीवन रेखा की तरह थे। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि बिंदुसार ने यूनानी राजा एंटियोकस से अंजीर, मीठी शराब और एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। एक दार्शनिक? हाँ, एंटियोकस ने अंजीर और शराब तो भेज दी, लेकिन ये कहकर मना कर दिया कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों को बेचा नहीं जा सकता। कमाल का किस्सा है। ये दिखाता है कि मौर्य दरबार में सिर्फ तलवार और राजनीति की ही नहीं, बल्कि बौद्धिक जिज्ञासा और बेहतर जीवन शैली की भी जगह थी। सही कहा। और इसी स्थिर और समृद्ध साम्राज्य की नींव पर बिंदुसार का बेटा इतिहास की सबसे ऊंची इमारतों में से एक बनाने वाला था, लेकिन एक ऐसे मोड़ के साथ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और अब आते हैं मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे जटिल शासक अशोक पर। अशोक। कहा जाता है कि शुरुआत में वे बहुत कठोर शासक थे, जिन्हें चंडशोक यानी निर्दयी अशोक भी कहा जाता था। लेकिन फिर 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ, जिसने सब कुछ बदल दिया। कलिंग युद्ध, जो आज का ओडिशा है, वो मौर्य साम्राज्य के इतिहास में एक जलजला था। ये अशोक का पहला और आखिरी बड़ा युद्ध था। युद्ध में जीत तो मौर्य सेना की हुई, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और उससे भी कहीं ज्यादा लोग बेघर हो गए। 1 लाख से ज्यादा? आप कल्पना कीजिए, एक सम्राट जो अपनी जीत का जश्न मनाने युद्ध के मैदान में खड़ा हो और उसे चारों तरफ सिर्फ लाशों के ढेर और रोते बिलखते परिवार दिखें। उस एक पल ने, उस युद्ध के मैदान की खामोशी ने इतिहास की धारा हमेशा के लिए बदल दी। और इसी पश्चाताप की आग से धर्माशोक का जन्म हुआ। यहीं से अशोक की मशहूर धम्म नीति की शुरुआत होती है। पर यह धम्म आखिर था क्या? क्या ये कोई नया धर्म था? नहीं, धम्म कोई नया धर्म नहीं था। ये एक तरह से नैतिक सिद्धांतों और सामाजिक व्यवहार का एक कोड था। अच्छा। इसका सार था अहिंसा, सहिष्णुता, बड़ों का आदर, दासों और नौकरों से अच्छा व्यवहार और सभी जीवों के प्रति दया। अशोक ने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े की आवाज को धम्म घोष यानी धर्म और नैतिकता के संदेश से बदल दिया। ये एक राजा का अपनी प्रजा के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश था। जी। और इसे लागू करने का उनका तरीका भी अनोखा था। उन्होंने अपने संदेशों को पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाया। ऐसा क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि उनका संदेश स्थायी हो, जो सदियों तक लोगों तक पहुंचे। और उन्होंने इन अभिलेखों को संस्कृत जैसी अभिजात्य भाषा में नहीं, बल्कि आम लोगों की भाषा प्राकृत में लिखवाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पढ़ और समझ सकें। बिल्कुल। ये एक शासक का अपनी प्रजा के साथ सीधा संवाद करने का एक अभूतपूर्व प्रयास था। और उन्हीं स्तंभों में से एक आज हमारी पहचान का हिस्सा है। हाँ। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का सिंह स्तंभ अशोक की ही देन है। जी, और वो प्रतीक बहुत कुछ कहता है। 4 दिशाओं में देखते हुए 4 शेर, जो शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक है। और वे एक धर्मचक्र पर खड़े हैं। सही। ये अशोक की दृष्टि का सार है। एक शक्तिशाली साम्राज्य जो धर्म और नैतिकता के पहिए पर चलता है।
शक्ति का उपयोग डराने के लिए नहीं बल्कि रक्षा करने के लिए हो। अशोक ने बौद्ध धर्म को सिर्फ अपने साम्राज्य तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे दुनिया तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया हाँ, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया और अपने बेटी महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बोधि वृक्ष की एक टहनी के साथ धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। और ये कदम बौद्ध धर्म के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। यहीं से बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया में फैलना शुरू हुआ। अशोक ने अपने साम्राज्य की शक्ति का उपयोग तलवार से नहीं बल्कि शांति और करुणा के संदेश को फैलाने के लिए किया, जो इतिहास में किसी भी सम्राट के लिए एक दुर्लभ और साहसिक उदाहरण है। तो संक्षेप में ये इतना विशाल साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? हमारे स्रोत बताते हैं कि इनके पास एक बहुत बड़ी स्थायी सेना थी, पैदल, घुड़सवार, रथ और हजारों हाथी। और इस सब को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? आय का जो मुख्य स्रोत था वो भूमि कर था, जिसे भाग कहते थे। भाग। और ये आमतौर पर उपज का छठा हिस्सा होता था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, स्रोतों से पता चलता है कि नमक पर, जंगलों के इस्तेमाल पर, खानों पर और यहाँ तक कि शराब की बिक्री पर भी टैक्स लगता था। तो एक बहुत ही व्यवस्थित आर्थिक मशीनरी थी। जी बिल्कुल। और इस पूरी व्यवस्था पर नजर रखने के लिए, जैसा चाणक्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है, एक बेहद मजबूत गुप्तचर प्रणाली थी जो साम्राज्य के कोने-कोने से खबरें राजा तक पहुंचाती थी। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, मौर्य वंश भारत का पहला सच्चा साम्राज्य था। हाँ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसकी प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ था। बिल्कुल। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का रास्ता छोड़कर धम्म की नीति अपनाई, और ये काल सही मायनों में बिहार का स्वर्ण युग था, जहां से न केवल एक साम्राज्य चला बल्कि दुनिया भर में शांति और नैतिकता के विचार भी फैले। और ये विरासत सिर्फ इमारतों या सीमाओं में नहीं है, ये विचारों में जिंदा है। एक केंद्रीकृत प्रशासन का विचार, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और एक शासक की अपनी प्रजा के प्रति नैतिक जिम्मेदारी। इन सब की जड़ें हमें मौर्य काल में मिलती हैं। अशोक के शिलालेख आज भी हमें एक शासक और उसकी प्रजा के बीच सीधे संवाद का एक शक्तिशाली उदाहरण दिखाते हैं। आज की ये गहन चर्चा समाप्त करने से पहले हम एक विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। स्रोत हमें बताते हैं कि अशोक ने कलिंग विजय के बाद अपनी विशाल सैन्य शक्ति का उपयोग साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं किया, बल्कि अहिंसा और सहिष्णुता के संदेश को फैलाने के लिए किया। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, एक सर्वशक्तिमान सम्राट जो बल से कुछ भी हासिल कर सकता था, उसने शांति और नैतिकता का मार्ग क्यों चुना? क्या शक्ति का असली सार विजय प्राप्त करने में है या आत्मसंयम और